हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम इंटीग्रल कैलकुलस बुक कर रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको डबल इंटीग्रल वाला चैप्टर शुरू करवाया था, ठीक है। और उससे पहले हम बीटा गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। अभी जो डबल इंटीग्रल वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्म पे जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको करवा चुकी थी। अभी आज हम पढ़ने वाले जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन फॉर्म से जब हम पोलर फॉर्म में जाते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जब जाते हैं डबल इंटीग्रल के अंदर, उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पोलर फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोनों फॉर्म्स में ही क्वेश्चन आने चाहिए। और इसका जो कॉन्सेप्ट है दोनों में सेम है। जैसा आप कार्टेशियन फॉर्म में करते हो बस वैसा ही आपको पोलर फॉर्म में करना है। बस डिफरेंस इतना है कि कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर आप पहले क्या करते थे कि y की लिमिट के लिए उसका इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व करते थे। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, पोलर फॉर्म के लिए पोलर फॉर्म के सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज डबल इंटीग्रल चेंज डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू polar coordinates, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना चाहते हैं डबल इंटीग्रल को, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पोलर फॉर्म के अंदर अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर आपके कोऑर्डिनेट x, y है तो आपको ध्यान होगा पोलर फॉर्म के अंदर उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, r, थीटा होते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ये डिस्टेंस अगर स्मॉल x है, ये स्मॉल y है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, या ये डिस्टेंस x और ये y है, इस तरीके से, सॉरी ये y है और ये x है, ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस r होती है। तो हम क्या बोल देते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो r, थीटा भी होते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में x, y भी होते हैं। तो यही सेम चीज है, हम उसके अंदर इसके अंदर लेके चलना चाहते हैं डबल इंटीग्रल के अंदर भी। हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा। ये बेसिक सी चीजें मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, शायद 12th में ही सीख जाते हैं अपन, ठीक है। और y बराबर r sin थीटा होता है, ठीक है। और जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ dA, इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं कि एरिया, तो एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे एरिया ऑफ किसका, dA का। dA हमें कुछ भी गिवन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में किस तरीके की शेप गिवन है, शेप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डबल इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे r मतलब एरिया किसी रीजन को मतलब शो करता है, रीजन मतलब क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर dA। अब बात आती है कि ये तो कार्टेशियन फॉर्म में था, इसको अगर मैं पोलर फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर सेम रहता है सब कुछ, बस dA की वैल्यू क्या हो जाती है, dA की वैल्यू होती है r d थीटा dr। यानी जहां भी आप dA यानी किसी का भी एरिया फाइंड करोगे वहां पर dA पुट करोगे, dA की जगह पर लिखोगे r d थीटा और dr, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे अपने डबल इंटीग्रेशन हो, यहाँ पे रीजन होता है और यहाँ पे dA कैसे लिखते हैं हम, r d थीटा dr। अब डिपेंड करते हैं कि ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट किसकी है। उसके अंदर तो हम क्या बोलते थे कि जो अंदर वाली लिमिट है वो होती है y की और सबसे बाहर वाली लिमिट होती है x की, यही बोलते थे कि ठीक है। फिर हम y को सबसे पहले अंदर लेके आके सॉल्व करते थे, फिर x को लेके आके सॉल्व करते थे। बट इस केस के अंदर क्या है कि जो अंदर वाली लिमिट होती है वो तो होती है r की और जो बाहर वाली लिमिट होती है वो होती है थीटा की। तो सबसे पहले हम काम अंदर वाली लिमिट के लिए ही करेंगे। तो अंदर वाली लिमिट के लिए हमें पहले r को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। r के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, r को सॉल्व करने के बाद हमें कोई भी वैल्यू मिलेगी, उसके लिए फिर आपको थीटा के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर लिमिट पुट करके हम आंसर कर लेंगे। यानी इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस ध्यान रखना है कि वहां पर तो हम dA करते थे, dA की जगह पर वही रखते हैं जो हमें एरिया गिवन है, कुछ भी नहीं करते थे। अब हम जब चेंज कर देंगे पोलर फॉर्म के अंदर तो dA की जगह पर पुट करना होता है r d थीटा dr, ये ध्यान रखना। और जो लिमिट है वो अंदर वाली लिमिट r की होती है और बाहर वाली थीटा की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करना, बाकी इसमें कोई कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इवैल्यूएट इवैल्यूएट करना है। लिमिट हमें दे रखी है, फर्स्ट लिमिट तो है 0 से π/2, ठीक है। एंड सेकंड लिमिट है 0 to a cos थीटा, 0 to a cos थीटा हमें लिमिट गिवन है, ठीक है। एंड
जो अंदर एरिया दे रखा है वो आर साइन थीटा डी थीटा डी आर दे रखा है। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, हमें एरिया दिखा दिखाया है, आगे कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप दिखने से पता चल रहा है कि इसमें पोलर फॉर्म के थ्रू हमें डबल इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिमिट से भी पता चल रहा है। तो अब देखिए हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने जस्ट अभी क्या बताया है कि जो अंदर वाली लिमिट होती है वो आर के लिए होती है। अब ये मत देखना है कि इसके अंदर हमें लिमिट तो 0 से cos थीटा दे रखी है, इसमें थीटा आ रहा है तो ये लिमिट थीटा की है, बिल्कुल नहीं। अंदर वाली लिमिट हमेशा आर की होती है, जो बाहर दे रखे 0 से π/2, तो ये फिर थीटा की वैल्यूज है 0 और π/2। तो हमें ये जो बाहर वाली वैल्यूज है वो थीटा होता है, अंदर वाली वैल्यू हमारे पास आर होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो सोल्यूशन में हम देखो क्या करेंगे, 0 से π/2 को तो रखेंगे बाहर इस तरीके से, अंदर ले जाएंगे आर की लिमिट को जो कि है 0 से cos थीटा। ठीक है, और ये एरिया बड़ा हुआ आर साइन थीटा। दोनों लगभग करके किसको अंदर लेके जाएंगे, किसके लिए कर रहे हैं, आर के लिए कर रहे हैं, तो डी आर को अंदर लेके जाएंगे और डी थीटा को रख देंगे बाहर इस तरीके से। ठीक है, अब देखो 0 से π/2 एस्टिस रखते हैं। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो आर के लिए सॉल्व करना है या आर के लिए आपको इंटीग्रेशन करना, तो थीटा को तो कोई चीज नहीं रही, तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो साइन थीटा एस्टिस रहेगा, आर के लिए हो जाएगा r² साइन थीटा। ठीक है, लिमिट 0 to cos थीटा एंड डी थीटा। क्लियर। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करने के बाद थीटा के लिए कर देंगे काम, तो ये 0 से π/2। ठीक है, और देखो ये r² बाय 2 है, 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं और r² के लिए मैं ये पुट कर देती हूँ यहाँ पर, लिमिट a² cos² थीटा हो जाएगा ये r² के लिए, डॉट साइन थीटा। माइनस में 0 करना, तो r का 0 रखोगे तो 0 लेना, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मिलेगा। और इधर हमारे पास चल रहा है साथ में d थीटा। क्लियर। अब यहाँ से देखिए a² भी कांस्टेंट है, तो मैं a² को भी बाहर ले लूँ, तो ये हो जाएगा a² बाय 2 लिमिट 0 से π/2 cos² थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसकी लिमिट को देखकर हमें एक फॉर्मूला ध्यान आ रहा है जो कि मैंने आपको बीटा गामा फंक्शन के अंदर करवाया था। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन के अंदर मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। फॉर्मूला था 0 से π/2 साइन m थीटा cos m थीटा डी थीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला था गामा m प्लस 1/2 गामा m प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला था। क्या ये वाली जो फॉर्म है अंदर वाली, क्या इस तरीके की बन रही है क्या? अब देखो इसमें cos की पावर जो है वो 2 है और sin की पावर क्या है 1 है, तो यानी m और n की वैल्यूज है 2 और 1। ठीक है, तो और लिमिट भी सेम है और साथ में डी थीटा भी, तो पूरा ये वाला जो इसको हम चेंज कर सकते हैं उस फॉर्मूला के अंदर। तो इस फॉर्मूला से हम लिखते हैं यहाँ पर a² बाय 2 डॉट, इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हमारे पास m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है, तो m प्लस 1/2 मतलब 1 प्लस 1/2, इधर 2 प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा 2 प्लस 1 प्लस 2/2। ठीक है, हो गया चेंज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा a² बाय 2 डॉट 1 प्लस 1 2/2 1 यानी गामा 1 डॉट गामा 3/2। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, ये 2 गामा 5/2। ठीक है, a² बाय 2 को तो एडजस्ट रखते हैं एक बार। गामा 1 की वैल्यू आपको ध्यान है 1 नहीं होती, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। गामा 3/2 को हम चेंज करते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 1/2। इसको क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमें पता है कि गामा m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, n गामा n होता है या फिर n फैक्टोरियल होता है, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसको फैक्टोरियल में ना लिखते हुए कि 1/2 है तो n गामा n वाले फॉर्मूला में चेंज करेंगे। ऊपर तो काम होगा, नीचे भी करना पड़ेगा। 2 डॉट गामा 5/2, गामा 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं लिख सकती हूँ गामा 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको गामा 1 प्लस 3/2 लिख सकती हूँ 5/2 को। ठीक है, तो इधर जब चलूंगी तो ये हो जाएगा a² बाय 2 डॉट, अब देखो 1 प्लस n है तो n की वैल्यू 1/2, तो n गामा n यानी 1/2 डॉट
गामा 1/2, ठीक है, और अपॉन में 2 गामा, ठीक है, एन गामा एन करना तो 3/2 गामा 3/2 हो जाएगा। इधर ये a²/2 एच रखते हैं 1/2 डॉट इसकी वैल्यू √π, ठीक है, गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √π होती है। नीचे चल रहा है 2 डॉट 3/2 डॉट, अब 3/2 को मैं इसके हिसाब से ओपन करूँ, ठीक है, ऊपर हमारा 3/2 को ओपन करके मैंने 1 + 1/2 लिखा था, इसको सॉल्व करो तो मेरे पास मुझे क्या मिला था, देखो 1/2 डॉट √π, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर 1/2 तो इसकी जगह पर मैं लिख सकती हूँ गामा 3/2 को कि 1 + 1/2 गामा के अंदर 1 + 1/2 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 डॉट गामा 1/2, 1/2 डॉट गामा 1/2 की वैल्यू √π, 1/2 डॉट √π मैंने डायरेक्ट लिख दिया, √π से √π आप कर दो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर दो आप, ठीक है, और नीचे वाले 2 से फिर से 2 कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू a² में 2 × 3, यानी ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 डॉट 3 करके 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a² में 6, ठीक है, क्लियर। यानी जो हमें एरिया दे रखा है उसका जो डबल इंटीग्रेशन करने पर उसको जो सब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है a² में 6, ये दे रखा था हमें r sin थीटा d थीटा dr। तो बहुत इजी प्रोसेस है इसका, सेम वही है जो मैंने पहले करा, बस डिफरेंस कितना है, लिमिट्स चेंज है, ठीक है, और इस बार d थीटा और dr में काम हो रहा है और उसमें dx dy के अंदर काम हो रहा था, ठीक है, क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाता है, तो बेटर है कि आप इसमें इसको बीटा गामा फंक्शन से करो, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन से बहुत इजीली इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ये थीटा वाला चक्कर नहीं और इंटीग्रेशन का साइन भी हट जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं पड़ती है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि इसको आप बीटा गामा फंक्शन वाले फॉर्मूला से ही सॉल्व करो, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे भी देखो बीटा गामा फंक्शन के अलावा रिकरेंस फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, इसको रिकरेंस फॉर्मूला बोलते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिकरेंस फॉर्मूला, तो इसी को बोलते हैं रिकरेंस फॉर्मूला, और इसी के अलावा मैंने 2-3 फॉर्मूलाज आपको और लिखवाए, वो भी आप अच्छे से पढ़िएगा, डुप्लीकेशन फॉर्मूला एंड वो सब, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कार्डियोइड हमें गिवन है, ठीक है, कार्डियोइड हमें गिवन है, r = a 1 + cos थीटा, आपको पता है कार्डियोइड की इक्वेशन ये होती है, ठीक है, कार्डियोइड दो तरीके होते हैं, एक तो r = a1 + cos थीटा और एक r = a1 - cos थीटा, तो दोनों तरीकों के हमें प्लस वाला कार्डियोइड दे रखा है, ठीक है, तो वो बोला कार्डियोइड के आरंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र के आरंभिक रेखा मतलब इनिशियल लाइन के आरंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र, ठीक है, इनिशियल लाइन किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष को बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, ठीक है, क्षेत्र पर r sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, ये क्वेश्चन है। कार्डियोइड गिवन है r = a1 + cos थीटा, वो बोल रहा है इसके कार्डियोइड का आरंभिक रेखा से ऊपर वाले क्षेत्र पर r sin थीटा का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन तो इसका करना है बट एरिया कौन सा लेना है हमें, इसके कार्डियोइड के जस्ट इनिशियल लाइन से ऊपर वाला एरिया, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कार्डियोइड बनता कैसे है, ठीक है, जो कार्डियोइड आपका वो इस तरीके से बनता है, मूल बिंदु से गुजरता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, एक कार्डियोइड होता है और एक होता है लेमनिस्केट, ठीक है, लेमनिस्केट क्या होता है, वो मूल बिंदु से नहीं गुजरता, बस इतना सा डिफरेंस है, और जो कार्डियोइड है वो मूल बिंदु से यानी हार्ट की शेप लेता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना, नीचे वाला थोड़ा बड़ा बन गया, जस्ट इक्वल। इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला तो आपको खुद को ड्रॉ करना था, आप इसको डिफरेंशियल वाली बुक में सीखोगे, ऊपर वाले का जो सिमेट्री होता है नीचे वाले ने जितनी एरिया शेप इसने कवर करके रखा हुआ उतना ही नीचे वाला कवर करता है, मतलब एकदम इक्वल बनाने होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल्स होते हैं इस तरीके से, तो ये एंगल्स जितने एंगल्स पे ये बना हुआ उतने ही एंगल्स पे ये बनना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कार्डियोइड की शेप होती है, ये पूरी कार्डियोइड है हमारा, यानी हार्ट की शेप बन जाए तो इसका मतलब कार्डियोइड एक तरीके से, ठीक है, तो ये थोड़ा मेरा बड़ा बना होगा बट
अब आपको पता है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ थीटा होता है हमारा π/2 और यहाँ पर हमारा थीटा कितना होता है, पाई। ठीक है, यहाँ पर थीटा कितना होता है हमारे पास, पाई होता है। तो अब देखिए उसने बोला आरंभिक रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र, तो आपको पता है कि ये जो हमारा एक्स अक्ष होता है ये वाला, ये हमारी आरंभिक रेखा होती है। क्लियर? ठीक है, ये हमारी आरंभिक रेखा होती है और जो ये हमारी लाइन होती है वाई अक्ष, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, या फिर शायद इसको लंबवत रेखा बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और ये आरंभिक रेखा होती है। अब उसने बोला कि कार्डियोइड का आरंभिक रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र, तो कार्डियोइड को हमने पूरा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमें वो बोल रहा है कि आरंभिक रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र लो, नीचे वाले का काम ही नहीं है, तो हम इसको हटा दें। ठीक है, तो क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ से हटा दी, क्योंकि जब कार्डियोइड के ऊपर वाले क्षेत्र लेना तो नीचे वाले का तो काम ही नहीं है। ठीक है, तो वो कि ऊपर वाले क्षेत्र पर r sin थीटा का इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन करना हम r sin थीटा लेंगे। अब एक चीज और, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये डिस्टेंस r लेंगे तो वो भी 0 ही होगी। ठीक है, यहाँ पे थीटा भी 0 और r भी 0। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे अगर अपन इस तरीके, तो ये कोई एंगल थीटा होगा और यहाँ पे r हमें कितना गिवन है, a1 + cos थीटा, यानी कार्डियोइड के ऊपर बढ़ा हुआ, इसका मतलब r की वैल्यू यही होगी। ठीक है, और इधर थीटा बराबर पाई होता है। अब हम करना चाहते हैं कि हमारा कार्डियोइड कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रहा है, तो कार्डियोइड यहाँ से इस तरीके से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और जो हमारी रेडियस लेनी है, सॉरी जो r लेना है हमें, वो लेना है 0 से दिस, यानी a1 + cos थीटा, और हमें एरिया r sin थीटा करना, तो r sin थीटा का हमें डबल इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स की तो बात की बात है, सबसे पहले हमें r sin थीटा का डबल इंटीग्रेशन करना है, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ r sin थीटा। ठीक है, और इधर a एरिया है ऑफ dA। मैंने बोला कि यहाँ पर dA करते हैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, dA लिखते हैं। अब इसको हमें पॉलर फॉर्म के अंदर लिखना है, तो dA को मैंने बोला क्या लिखते हैं, dA को लिखते हैं r sin थीटा dr। ठीक है, और उसके साथ में लिमिट्स भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन तो करेंगे, इस बार लिमिट रख देंगे इसके अंदर, इस एक ही जगह पर। सबसे पहले मैंने बोला अंदर r वाली लिमिट रखते हैं और बाहर थीटा वाली लिमिट रखते हैं। अब r मैंने बोला कहाँ से, r बराबर 0 से r a1 + cos थीटा, जबकि थीटा देखो, थीटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, थीटा की वैल्यू 0 से शुरू हो रहा है, कार्डियोइड और खत्म कहाँ पे हो रहा है, थीटा वाली पाई, थीटा बराबर पाई वाली लाइन पे। ठीक है, तो थीटा बराबर पाई वाली लाइन पे खत्म हो रहा है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से पाई हो जाएगी। और करना किसका है, r sin थीटा, और dA के लिए करेंगे r d थीटा dr। ठीक है, ये कर देंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। और अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको r के लिए इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, जब r के लिए करेंगे तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, एक सेकेंड, 0 a1 + cos थीटा, और इधर ये हो जाएगा r² sin थीटा d थीटा dr। ठीक है, अब हम r के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो r के लिए काम करेंगे तो हम क्या कर देंगे, r का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब sin थीटा का तो इसमें कोई रोल नहीं है, तो इसको मैं एक सेकंड इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 0 से a1 + cos थीटा r² sin थीटा, और अंदर क्या आएगा dr, क्योंकि मैं dr के लिए काम कर रही हूँ, और d थीटा चला जाएगा बाहर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सेम 0 से पाई, इधर मैं क्या कर दूंगी, ये हो जाएगा r³ / 3 डॉट sin थीटा का sin थीटा रहेगा, लिमिट a1 + cos थीटा d थीटा। ठीक है, इधर 0 से पाई करना है, 1/3 को मैं बाहर ले लूँ, r³ में मैं लिमिट पुट कर देती हूँ। ठीक है, और लिमिट पुट कर दूंगी तो ये तो बन जाएगा मेरे पास a³ 1 + cos थीटा की क्यूब sin थीटा। ठीक है, माइनस में 0 करना है तो r की जगह 0 पुट करूंगी, 0 ही हो जाएगा, और ये d थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1/3 0 से पाई। अब देखो मैं sin थीटा और 1 + cos थीटा को चेंज करना चाह रही हूँ। एक चीज और, a³ को बाहर ले लो, a³ को बाहर लोगे तो ये बन जाएगा a³ 3। ठीक है, और 1 + cos थीटा, अब आपको पता होगा cos
थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, इसके अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 की क्यूब बन जाएगी, और इसको मैं चेंज कर सकती हूँ 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इधर ये d थीटा चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसको करूँ अगर, तो 2 की क्यूब कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब 8 और 2 16 आ जाएगा इधर बाहर, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 16 a की क्यूब अपॉन में 3 0 से पाई cos स्क्वायर था पावर 3 ऊपर कितना हो जाएगा 6 थीटा बाय 2 डॉट साइन थीटा बाय 2, और एक ही cos थीटा बाय 2 और है उसको भी इसी में ले लो, तो cos की पावर 7 कर दो आप, 7 थीटा बाय 2 d थीटा। अब हम इसमें फॉर्मूला तो वो अप्लाई कर सकते हैं बीटा गामा फंक्शन वाला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूला है हमारा वो पुट कर सकते हैं ml वाला, बट प्रॉब्लम क्या है, लिमिट हमें 0 से पाई दे रखी है, हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो लिमिट चेंज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि थीटा बाय 2 जो है ये क्या है, हमारे पास कोई फाई है, ठीक है। अगर मैंने थीटा बाय 2 को फाई लेट कर लिया तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 फाई आ जाएगी, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू 2 फाई आ गई तो यहाँ से d थीटा कितना आ जाएगा 2d फाई आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं इसमें लिमिट के हिसाब से देखना चाहूँ तो जब मैं थीटा बराबर 0 कर दूँ, व्हेन थीटा बराबर 0 कर दूँ, जब थीटा बराबर 0 करूँगी तो फाई बराबर भी 0 आ जाएगा। जब मैं थीटा बराबर पाई करूँगी, जब मैं थीटा बराबर पाई कर दूंगी, यहाँ पर थीटा बराबर पाई करने के बाद यहाँ पे पुट करूंगी तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 2 आ जाएगी, ठीक है। अब सारा काम हो चुका है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 16 a की क्यूब अपॉन में 3, लिमिट किसमें चेंज होगी 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, cos 7 थीटा बाय 2 को क्या लेट करा हुआ है फाई, तो cos 7 फाई sin फाई, ठीक है। d थीटा को क्या माना हुआ है, क्या हुआ है 2d फाई, अब वो 2d फाई है। अब ऐसे जब 2 है 2 को उठा के मैं बाहर ले जाती हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 32 बाय 3 a की क्यूब 0 से पाई बाय 2 sin फाई cos 7 फाई d फाई। अब ये फॉर्मूला बन चुका है mn वाला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन चुका है mn वाला, तो यहाँ पर इसको mn फॉर्मूला में चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। इसकी पावर 1 है तो गामा 1 प्लस 1 बाय 2, गामा 7 प्लस 1 बाय 2, गामा ये 2 गामा 1 प्लस 7 प्लस 2 बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको बहुत बार कर चुके हैं हम, ये सेम चीज बीटा गामा फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा गामा 1, ये हो जाएगा गामा 4, इधर ये गामा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको फैक्टोरियल वाले फॉर्मूला से ओपन कर लो, ज्यादा इजी रह जाएगा। गामा 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, गामा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ गामा 3 प्लस 1, गामा 3 प्लस 1 यानी n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और नीचे 2 डॉट इसको मैं लिख सकती हूँ 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 32 अपॉन में 3 a की क्यूब डॉट 3 फैक्टोरियल, तो 3 डॉट 2 डॉट 1, नीचे 2 डॉट 4 डॉट, या फिर इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको 3 फैक्टोरियल कर दो और इसको 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारे पास बन जाएगा 32 a की क्यूब, ठीक है। थर्टी टू के लिए आप इसको कैंसिल कर दो यहीं पे, यहाँ पे आ जाएगा ये 8, ये हो जाएगा 4, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3 a की क्यूब। तो ये हमारे पास एरिया है r sin थीटा, ठीक है। r sin थीटा एरिया की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये 4/3 a की क्यूब, ठीक है। तो बहुत इजी प्रोसेस है इसका, सेम लास्ट में शुरू चाहे कैसे भी किया हुआ, लास्ट में हमारे पास वही ml वाला फॉर्मूला ही बन चुका है, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि हम बीटा गामा फंक्शन वाले फॉर्मूलाज में ही चले। डायरेक्ट अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कर तो लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने 12th में सीखा हुआ है, बट थोड़ा लेंथी पड़ता है। तो और ये थोड़ा इजी भी है, फॉर्मूला भी तो याद रखना, अगर फॉर्मूला ध्यान है तो फिर आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक और फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन, ठीक है, चेंज करने के लिए जो कार्टेशियन फॉर्म में था।
अभी हम नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन करवा देते हैं, वही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करना है। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म में देखो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास x1 से x2 होता है और यहाँ पर हमारे पास y1 से y2 लिमिट होती थी। ठीक है, यहाँ पर हम कितने थे कि fxy dx dy, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर यही पढ़ते आ रहे हैं। अब वो बोले इसको चेंज कर दो। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो बोल रहे कि यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो तो कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, कांस्टेंट ही मिलेगी। हमें इस y वाली लिमिट को x में चेंज करना है, y वाली लिमिट को क्या करना है, x में चेंज करना है। तो इसकी जगह पर जो चेंज करोगे वो आप क्या करोगे, यहाँ पे आना चाहिए x1y और x2, यानी x का फंक्शन y में। ठीक है, x का फंक्शन y में होना चाहिए। तो इस तरीके से सेकंड लिमिट को हमें x में चेंज कर देना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि सेकंड लिमिट हमेशा y की होती है, हम जानते हैं पहली भी x की होती है और दूसरी y की होती है। अब हमें क्या करना है, जो y वाली लिमिट है उसको भी x में चेंज कर देना है। ठीक है, यानी x1y से x2y में कर देना है। तो यहाँ से fxy dy dx या dx dy कर लो, कोई चक्कर नहीं है, वो तो हम क्वेश्चन के हिसाब से सेट कर लेंगे। तो करना क्या है, ऑर्डर चेंज करना है सेकंड लिमिट का, y की लिमिट को x में चेंज कर देना है, ये होगा ऑर्डर चेंज। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा इसमें। क्वेश्चन उसने दे रखा है, हमें लिमिट दे रखी है 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, एंड दूसरी लिमिट दे रखी है x टू इनफाइनाइट e की माइनस y अपॉन में y dx dy। ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब मैंने क्या बोला है कि इसको आपको चेंज करना है सेकंड वाली लिमिट को, पहली वाली लिमिट को एस्टेज रखो। अभी इसको एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर हमें जो लिमिट दे रखी है, सॉल्यूशन के अंदर लिख रही हूं मैं, लिमिट्स ऑफ y की लिमिट y बराबर 0 दे रखी है और y बराबर इनफाइनाइट दे रखी है। ठीक है, और लिमिट्स ऑफ जो x है, लिमिट्स ऑफ x है वो क्या दे रखी है, x बराबर यहाँ पर जो लिमिट दे रखी है हमें, सेकंड वाली लिमिट है वो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने गलत लिख दी। ये जो x की लिमिट है और ये y की लिमिट है, लिमिट ऑफ x 0 से इनफाइनाइट और y की लिमिट है मैंने लिखी y बराबर x से y बराबर इनफाइनाइट। तो हम क्या करते थे कि पहले y के लिए सॉल्व करते हैं, y को अंदर लेके जाकर के यही करते थे। मैंने पीछे भी शायद गलत लिख दिया, तो थोड़ा चेक कर लेना आप। यहाँ पर से लिखा हुआ है, इसके लिए y1 dy पहले आएगा, मतलब dy के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर dx के लिए करेंगे हम सॉल्व, यानी dy पहले आएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली लिमिट है वो y की लिमिट्स है। ठीक है, अंदर वाली लिमिट है y की लिमिट्स है, y बराबर x, y बराबर इनफाइनाइट, और दूसरी लिमिट है वो x की, यानी x बराबर 0 से x बराबर इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, जो ये वाली लिमिट्स है इसको भी x में चेंज करना है। मैंने बोला ना कि जो अंदर वाली y वाली लिमिट है इसको x में चेंज करना होता है। तो y की लिमिट है ये, y बराबर x, y बराबर इनफाइनाइट, उसको हमें चेंज कर लेना है। तो हम इसके हिसाब से ड्रॉ करेंगे, y की लिमिट से पहले ड्रॉ करेंगे। कैसे, आपको पता है y बराबर x इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, और x बराबर 0 वाली लाइन ये होती है, x बराबर 0 वाली लाइन ये होती है, y बराबर x हमारे पास ये है और y बराबर इनफाइनाइट दे रहे हैं। हम इनफाइनाइट के लिए अनंत पट्टी ले लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जब इनफाइनाइट के लिए काम कर रहे हो तो एक अनंत पट्टी ली जाती है, या आगे क्लासेस में पढ़ेंगे जब आप फाइनल ईयर में हो जाओगे, वहां है ये काम। तो अनंत पट्टी लेंगे, वो अनंत पट्टी की लेंथ हम y बराबर x तक ले लेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो x की लिमिट क्या हो जाएगी, x बराबर y और x बराबर 0। सो द लिमिट ऑफ x इज x इक्वल्स टू 0 से, अनंत पट्टी कहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पर y बराबर x वाली लाइन पे। तो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू y ले लेंगे, तो लिमिट चेंज होगी y वाली। तो y वाली लिमिट की जगह पर हमें क्या लिख देना, x बराबर 0 से y लिख देना, और जो x वाली लिमिट बाहर वाली उसको तो चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, और वो लिमिट हमारे पास क्या थी, 0 से इनफाइनाइट थी, तो 0 से इनफाइनाइट ही रखेंगे। इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इस बार जो हमने चेंज करा हुआ है।
क्या 0 से y, यानी x में चेंज करना था तो x में चेंज हो चुका है। पहले y बराबर x से y बराबर इनफाइनाइट था, अब हमने क्या कर दिया, इसको x में चेंज कर दिया, x बराबर 0 से x बराबर y में, इस अनंत पट्टी के थ्रू जो कि हमारे पास डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लिमिट 0 से इनफाइनाइट और दूसरी लिमिट क्या थी, उसके हिसाब से देखें तो क्या थी, देखो क्वेश्चन के हिसाब से थी x से इनफाइनाइट e की माइनस वाई अपॉन में y dx dy। क्या है, x से इनफाइनाइट e की माइनस वाई अपॉन में y dx dy था। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया, पहले वाली लिमिट में कोई चेंज नहीं करना, इसके अंदर x इसमें चेंज हो गया, 0 से y में चेंज हो गया। ठीक है, और इधर e की माइनस वाई अपॉन में y dx dy। अब मेरे को अंदर वाली लिमिट y में चेंज हो गई है, y वाली लिमिट को सबसे पहले y के लिए काम करना पड़ेगा या x के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें x के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लिमिट चेंज कर दी ना हमने, अगर लिमिट चेंज कर दी तो इसका मतलब सारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, पहले x के लिए काम करेंगे फिर y के लिए काम करेंगे, क्योंकि लिमिट्स x के मान है, ये x के मान है, x बराबर 0 से x बराबर, जब ये x के मान है इसका मतलब लिमिट x की है तो x के लिए काम करना पड़ेगा ना, तो हम dx को अंदर लेके जाएंगे, 0 से इनफाइनाइट 0 से y e की माइनस वाई y dx dy। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और इधर जाएंगे जब तो e की माइनस वाई अपॉन में y डॉट x हो जाएगा और इधर 0 से y dy। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो ये 0 से इनफाइनाइट x की जगह पर y पुट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इससे क्या बचेगा, e की माइनस वाई बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, e की माइनस वाई बचेगा हमारे पास और dy। ठीक है, अब e की माइनस वाई dy बचा है, इसका हम क्या करना, y के रिस्पेक्ट में फिर से हम इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, इस बार y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या बन जाएगा हमें, माइनस e की माइनस वाई। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट लिमिट पुट करोगे जब आप तो e की माइनस इनफाइनाइट कर दोगे तो 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, और इधर जब करोगे तो माइनस के अंदर ये वाला माइनस बाहर ले चुकी है और e की 0 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट चेंज की जाती है, सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर, बाकी कोई खास इतना नहीं है, तो इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन आपको करवाया है, ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लिमिट चेंज करना भी इजी है, इसके अंदर बस ध्यान रखना है कि सेकंड वाली लिमिट है उसको ही चेंज करना है, फर्स्ट लिमिट के अंदर कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, सेकंड लिमिट के अंदर जो x वाली लिमिट दे रखी होगी एक्चुअल में तो वो y की लिमिट होगी, बट उसको चेंज किस में कर देना है, x में होगी, x के अंदर ही होगी, x के अंदर ही, बट वो लिमिट किसकी है, y की होगी। y को आपको किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है, x में चेंज करने के बाद आपको x के रिस्पेक्ट में पहले उसका इंटीग्रेशन कर देना है, फिर y के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करके उसको सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारा टॉपिक, मतलब छोटा सा टॉपिक था चेंज ऑफ ऑर्डर का, उससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन शायद नहीं बचा हुआ है अलग से। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन और है जो आप इसके अंदर को ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ आपको डबल इंटीग्रेशन का ही ट्रिपल इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन करवा दूंगी। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन का आएगा, डबल इंटीग्रेशन एक बार खत्म हो चुका है, जो भी क्वेश्चन थे आप इसको ट्राई करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व होते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन ही तो करना है। तो आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।